हेलो बच्चों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब जेई 2026 की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो जो बचे हुए हमारे पास 20 to 22 डेज हैं, उसके अंदर हमें ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर पाएँ। उसी सीरीज़ में मैं आपके लिए आज एक ऐसा लेक्चर लाया हूँ जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट के लगभग सारे कंसेप्ट्स को 5 श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि सर्किट्स में जितनी प्रॉब्लम बन सकती है एसी में, उनको इन 5 क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। हर एक इस लेक्चर के अंदर जो भी मैंने सीरीज सर्किट बताया हुआ है, एलआर सर्किट, सीआर सर्किट और एलसीआर सर्किट, उसमें जितनी तरीके की वेराइटीज पॉसिबल है क्वेश्चन के अंदर, वो मैं एक ही क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश करूंगा। जहां पर भी आपको कोई दिक्कत लगे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं वो आपको फिर अगले लेक्चर में या आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में क्लियर कर दूंगा, या कमेंट में ही क्लियर करके बता दूंगा। तो इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। इससे आपको एसी के जितने भी कंसेप्ट हैं जो कि जेई मेन 2026 में पूछे जा सकते हैं, या आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जा सकते हैं, वो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो बच्चों, आज जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कह रहा है, इन एन एसी सर्किट विच इज रिप्रेजेंटेड बाई आई इज इक्वल टू 5√2 प्लस 10 cos 650 पाई टी प्लस पाई/6 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग। ओके, सो द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। बच्चों, तो सबसे पहले आपको ये नेचर ऑफ क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें करंट दी गई है, वो बेसिकली जो करंट है, वो दो करंट्स का कॉम्बिनेशन है। ये 5√2 एम्पियर जो है, इसके साथ कोई साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन तो है नहीं। तो ये बेसिकली डीसी करंट है, यानी डायरेक्ट करंट है। और यहाँ पर ये जो है, ये हमारे पास एक साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन के साथ है। इसका मतलब ये एक एसी करंट है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो हमारी करंट है, वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ डीसी प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ एसी का क्वेश्चन है ना। तो डीसी और एसी करंट जब आके, मान लीजिए इस जगह से आपकी एक डीसी फ्लो कर रही है और इस तरफ से आपकी एसी फ्लो कर रही है, तो ये जब दोनों मिलेंगी तो कौन सी करंट आगे बढ़ेगी, आई, वो आपको ये दिया हुआ है। तो इसकी आरएमएस वैल्यू हमें पता करनी है। बच्चों, आरएमएस वैल्यू के लिए हम लोगों को पता है कि आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो अगर मुझे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले पूरे करंट का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसका एवरेज लेना पड़ेगा, और फिर उसका रूट लेना पड़ेगा। तो आइए करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आई स्क्वायर करूंगा। तो आई स्क्वायर करूंगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका एवरेज लेना है। तो जब बेटा हम इसका एवरेज लेंगे, तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आई स्क्वायर एवरेज। इसमें ये वैल्यू जो है 5√2, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है बेटा, तो इसका एवरेज तो यही रहेगा। 10 स्क्वायर 100 ऐसे ही रहेगा। हम एवरेज लेंगे कॉस स्क्वायर, जो भी हमें फंक्शन दिया है, 650 पाई टी प्लस पाई/6। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 टू द 25 50√2, और एवरेज ऑफ कॉस ऑफ 650 पाई टी प्लस पाई/6, इसका एवरेज। अब बच्चों, हमें ये ध्यान रखना है एसी सर्किट्स पढ़ते समय कि जब भी हमारे पास कॉस, यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉस ओमेगा टी का फंक्शन का एवरेज आ जाए, साइन ओमेगा टी का फंक्शन का एवरेज आ जाए, है ना, या कॉस एन ओमेगा टी, साइन एन ओमेगा टी, इन सब का एवरेज हमेशा जीरो होता है। जबकि अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फंक्शन आ जाए, या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का फंक्शन आ जाए, तो बेटा इनका एवरेज हमेशा क्या होता है, 1/2 होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये कॉस स्क्वायर का फंक्शन है, तो इसका एवरेज 1/2 होगा बेटा एक साइकिल के लिए। जबकि इस कॉस ओमेगा टी का एवरेज जो है वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जब मैं आई स्क्वायर का एवरेज लूंगा बेटा, है ना, तो एवरेज लेते समय यहाँ पे तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 50, प्लस यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 100/2। अब हमें इसका रूट लेना है।
तो आई आर एम एस के लिए जो हमने आई स्क्वायर का एवरेज निकाला है उसका रूट ले लीजिए। तो रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 50 प्लस 100/2। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, इसको देखिए 100 और 100, 200/2 यानी 100 का रूट यानी 10 एम्पियर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 एम्पियर। ये क्वेश्चन जेई मेंस 2025 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, लेकिन अब इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो ना कि जो हमारा आंसर आया 50, ये 50 बेसिकली जो हमारी आईडीसी है उस आईडीसी के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। और ये 100/2, 100 क्या है, आई एसी के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और बाई 2 का अगर रूट कर दें तो मैं ऐसे किसी भी कॉम्बिनेशन का आई आर एम एस पता कर सकता हूं। तो जब भी मेरे पास डीसी और एसी का कॉम्बिनेशन आएगा तो मैं आई आर एम एस के लिए आई डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दूंगा, और अल्टरनेटिंग करंट के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दूंगा और अंडर रूट ले लूंगा। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ एक बोनस क्वेश्चन है। बोनस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है, अब की बार दो एसी का कॉम्बिनेशन है बेटे, दो एसी का कॉम्बिनेशन है। तो अब इसमें अगर हमें आरएमएस वैल्यू पता करनी होती है तो मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास आई डीसी प्लस आई एसी का कॉम्बिनेशन है किसी आई के लिए, तो आई आरएमएस की वैल्यू होती है आई डीसी के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस आई एसी के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बाई 2 का अंडर रूट। लेकिन अगर AC प्लस AC आ जाए तो क्या करना है, तो अगर आई ए सी यानी इसको I1 लिख देते हैं, और I2 जहाँ पे I1 और I2 दोनों AC है बेटे, तो यहाँ पर IRMS की जो वैल्यू आती है वो बेटे I1 का स्क्वायर प्लस I2 के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का अंडर रूट होती है बाई 2 होती है। आप चाहें तो इसको इस मेथड से, जो हम लोगों का लॉन्ग मेथड है, इससे करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो जो वेरीफाई करेगा वो वेरीफाई करके जरा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा कि मैंने वेरीफाई कर लिया है। तो यहाँ पे अगर आई ए है और आई बी है तो यहाँ पे आई आर एम एस की वैल्यू मैं सीधा लिख सकता हूँ बेटे कि आई ए का स्क्वायर प्लस आई बी का स्क्वायर बाई 2 का होल अंडर रूट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहीं पे बोलूं बच्चे कि मेरे पास कोई करंट है I इज इक्वल टू 3+4 साइन ओमेगा टी, तो ये तो डीसी प्लस एसी का कॉम्बिनेशन हो गया। तो यहाँ पे आई आर एम एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी 3² प्लस 4² बाई 2 का अंडर रूट। लेकिन अगर मैं यहीं पे बोल दूं आई इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, यहाँ पे आई आर एम एस हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बाई 2 का अंडर रूट। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट तो अब आप लोगों को क्लियर है। चलते हैं बेटे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने एक एल आर सर्किट लिया है। तो ये एल आर सर्किट क्यों है बेटा, क्योंकि इसके पास एक इंडक्टर है, एक रजिस्टर है, और ये एक सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के साथ कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पे एक वैल्यूज ले लेते हैं। लेट अस सपोज बेटा कि जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 3 ओम है, और जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस की वैल्यू ना लेके हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, सीधे इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू यानी कि एक्सएल की वैल्यू। तो एक्सएल की वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं बेटा 4 ओम, और जो हमें सोर्स दिया है वो हम ले लेते हैं, कितना ले लें, 20 साइन, यहाँ पे लिख देता हूँ 20 साइन पाई टी, बस इतना ही ले लेते हैं, 20 साइन पाई टी वोल्ट। ठीक है, अब हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए कितनी करंट फ्लो कर रही है ना। क्या क्या पूछ सकता है, सबसे पहले तो बेटा ये हमसे सकता है कि सर्किट का इम्पीडेंस कितना है। ठीक है, सर्किट का इम्पीडेंस बताओ। फिर ये हमसे पूछ सकता है बेटा कि जो करंट है और जो वोल्टेज है उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है। फिर ये हमसे पूछ सकता है बेटा कि नेट करंट जो है उसका एम्पलीट्यूड कितना है। फिर ये हमसे पूछ सकता है कि करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसी है, कैसे वेरी कर रही है। फिर ये हमसे पूछ सकता है वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर बताओ। फिर ये हमसे पूछ सकता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बताओ। तो ये सारा हम लोग अब करके देखते हैं। बच्चों, जब भी हम इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के साथ एक सर्किट बनाएंगे तो वो एल आर सर्किट है, उसके अंदर जो इम्पीडेंस होगा बेटा, तो इम्पीडेंस जो होता है एक तरीके का नेट रेजिस्टेंस होता है। तो इम्पीडेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पर इम्पीडेंस निकालने का तरीका होता है इम्पीडेंस ट्रायंगल।
तो यहाँ पे हमारे पास होता है रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमारे पास होता है एक्सएल, और ये हमारे पास आता है जेड। तो जेड की जो वैल्यू होगी बेटे वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का अंडर रूट। तो जेड इज इक्वल टू एक्सएल कितना है बेटे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आ गया 5 ओम। इम्पिडेंस आ चुका है 5 ओम। और यहाँ से 10 फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 फाई की वैल्यू आ जाएगी एक्सएल बाई आर। तो एक्सएल बाई आर कितना हो गया, 4/3, यानी कि यहाँ से हमें फाइव ही मिल गया। तो फाई कितना आ गया बेटे, 4/3 यानी 53 डिग्री। तो ये तो हमें पता चल गया कि जो हमारा इम्पिडेंस आ रहा है वो है 5 ओम, और करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 53 डिग्री है। अब बेटे क्योंकि ये इंडक्टर का सर्किट है, इंडक्टर ड्राइवन सर्किट है, इसलिए यहाँ पर इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा, तो करंट क्या करेगी, लैग करेगी। तो जब करंट लैग करेगी बेटा, तो हम आई की जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी -53 डिग्री। तो ये जो फेज डिफरेंस आया है करंट में, इसमें करंट लैग करने वाली है, इसीलिए माइनस लिखा है। और आई नॉट की वैल्यू किसके बराबर होती है, ई नॉट बाई जेड के बराबर होती है। तो ई नॉट बाई जेड लिख देते हैं। तो यहाँ से हमें आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी मिल जाएगा। तो बेटे आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें कितना मिल गया, ई नॉट है 20 बाई जेड, जेड हमने निकाला है 5 इंटू साइन पाई टी -53 डिग्री। तो बेटे ये हमें मिल गया पूरा का पूरा हमारा आई का जो भी फंक्शन है वो हमें मिल गया, है ना। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब बेटा हमारे पास आई आ चुका है, आई नॉट आ चुका है, तो आई नॉट हमारे पास है 4 एम्पियर, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अब हमें चाहिए वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो बेटे रजिस्टर के अक्रॉस और इंडक्टर के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज देखें, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ये करंट इस सर्किट के अंदर जाएगी, जो कि सर्किट हम लोगों ने बना लिया है, तो जब करंट इसके अंदर जाएगी बेटा और इंडक्टर के पास पहुंचेगी और रजिस्टर के पास पहुंचेगी, तो वो फिर से फेज अपना चेंज करेगी वोल्टेज करंट से, है ना। अब जब रेजिस्टेंस के पास जाएगी तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर जो होगा वो होगा आई नॉट इंटू आर इंटू साइन पाई टी -53 डिग्री। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि करंट का जो फेज है ना, करंट का जो फेज है और रजिस्टर के अंदर जो वोल्टेज का फेज है वो सेम रहता है। करंट और वोल्टेज रजिस्टर के अंदर सेम फेज में चलते हैं, इसलिए फेज को सेम रखना है। तो यहां से वी आर की वैल्यू आ गई, आई नॉट कितना है हमारे पास 4, आर कितना है 3, तो ये हमारे पास आ गया 12 साइन पाई टी -53 डिग्री। अब देखो बेटा वी एल, वी एल की वैल्यू होगी आई नॉट इंटू एक्सएल इंटू साइन पाई टी -53 डिग्री। बेटा अब करंट जो है उसका फेज तो पाई टी -53 डिग्री है, लेकिन इंडक्टर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे चलती है, लीड करती है ना। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री और ऐड करना पड़ेगा, 90 डिग्री और ऐड करना पड़ेगा। तो वी एल की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4 इंटू 4 साइन पाई टी -53 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो हमारे पास जो बेटा वी एल की वैल्यू आ गई वो आ गई 16 साइन पाई टी -90 और -53, ये हो जाएगा +37 डिग्री। तो हमारे पास देखो बेटा जो वोल्टेज आई है वो -53 डिग्री पे है, और जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आई है वो +37 पे है। तो अगर मैं फेजर के थ्रू इसको देखना चाहूँ, तो मान लो अगर हम यहाँ पर पाई टी को बेस ले रहे हैं, तो पाई टी से -53 डिग्री पे रेजिस्टेंस है, -53 डिग्री पे रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस की वोल्टेज यहाँ पर है कहीं वी आर, और वी आर से पाई टी से 37 डिग्री ऊपर यानी कि यहाँ पे कहीं वी एल है। तो देखो वी एल और वी आर अपन अपने आप 90 डिग्री पे आ गए, और यही होना चाहिए कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर जो है वो 90 डिग्री पे जाने चाहिए, और वो जा रहे हैं। इसका मतलब हमने ये सर्किट पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है और समझ लिया है। इस डेट ओके। अब आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेटा जो नेक्स्ट हमारा सर्किट है वो है सी और आर सर्किट। तो कैपेसिटर के लिए हम एक्सी ले लेते हैं, एक्सी की वैल्यू कितनी ले लें, लेट से 12 ओम ले लेते हैं। और वी आर के लिए हम रेजिस्टेंस ले लेते हैं, रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं 5 ओम, ठीक है। और ईएमएफ ले लेते हैं हम लोग कितनी, लेट से 260 साइन 10, 10 टी
ठीक है, ये वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो और भी वैल्यूज ऐड कर सकते हो। इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ये सही से लिख नहीं रहा है। तो 200 मैं ले रहा हूँ, ई की वैल्यू है ना। सो ई की वैल्यू ले रहा हूँ बेटा 260 साइन 100t प्लस 30 डिग्री, मान लो ये हमने वैल्यू ले ली। ठीक है, अब बेटे अगेन हमें क्या क्या पता करना है, ये सारा कुछ पता करना है, यही चीजें यहाँ पे लेके आ जाते हैं। ये सारा कुछ हमें वापस से पता करना है। सो लेट्स से यहाँ पे ले आते हैं। तो बेटा हमें क्या क्या पता करना है, हमें पता करना है इम्पीडेंस फाई, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, ये सारी चीजें पता करनी है। तो सबसे पहले इम्पीडेंस ट्राइंगल। सो बेटा इम्पीडेंस जो होगा यहाँ पे अब की बार वो एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, एंड दैट इज ये कितना हो जाएगा बेटे 13 ओम। और 10 फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 फाई की वैल्यू हो जाती है हमारे पास एक्सी बाई आर। तो एक्सी कितना है बेटा 12, और आर कितना है 5। तो 10 फाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 12/5। बेटा इसको अगर हम कैलकुलेटर्स देख लें तो अराउंड मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद है 67 डिग्री होता है के आसपास, 67 डिग्री। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये 67 डिग्री, अगर ये वैल्यू नहीं होती है तो कुछ और लेना, हमें तो कंसेप्ट से मतलब है। तो 10 फाई की वैल्यू हमारे पास फाई आ गया 67 डिग्री। अब क्योंकि ये कैपेसिटर का सर्किट है, तो कैपेसिटर का सर्किट अगर ये है तो इसका मतलब करंट लीड करने वाली है। करंट क्या करने वाली है, लीड करने वाली है। तो अब जब हम करंट की वैल्यू इसके अंदर लिखेंगे बेटा, तो हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 100t प्लस 30 डिग्री, और करंट लीड कर रही है इसलिए प्लस 67 डिग्री। ठीक है, तो आई की वैल्यू आ गई ई नॉट बाई जेड। ई नॉट है 260, जेड है 13, इंटू साइन 100t प्लस 30 डिग्री प्लस 67 डिग्री, ये हमारे पास करंट आ गया बेटा। तो 13 दूनी 26, 20 आ गया आई की वैल्यू। अब हमें चाहिए क्या तो क्या क्या निकाल लिया है, इम्पिडेंस हमारे पास आ चुका है 13 ओम, फाई हमारे पास आ गया करंट लीड करिए 67 डिग्री से, आई नॉट हमारे पास आ चुका है कितना बेटा, आई नॉट की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 20 एम्पियर, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है। अब हमें चाहिए वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। सो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर होगा आई नॉट इंटू आर इंटू साइन, और रजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो करंट के सेम फेज में चलती है ना। तो ये हो जाएगा कितना 97 डिग्री, और वी आर की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट हमारे पास कितना है 20, और आर कितना है हमारे पास 5। तो 20 × 5 = 100 लिख दूं सीधा, 100 साइन 100t प्लस 97 डिग्री। तो ये आ गया वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें क्या क्या चाहिए, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर चाहिए। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर यहाँ लिख लेते हैं। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होगा आई नॉट इंटू एक्सी इंटू साइन 100t प्लस 97 डिग्री, ये तो करंट का फेज है, और कैपेसिटर में वोल्टेज करंट से लैग करती है 90 डिग्री, तो -90 डिग्री लिख देंगे। तो यहाँ से आ गया वी सी आई नॉट, आई नॉट की वैल्यू कितनी है बेटे 20, एक्सी एक्सी कितना है हमारे पास 12 इंटू साइन 100t और प्लस 7 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास आ गया बेटा वी सी इज इक्वल टू 240 साइन 100t प्लस 7 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर आप बेस जो है उसको 97 डिग्री पे मान लो, या बेस जो है आप 30 डिग्री पे ही मान लो, तो 30 डिग्री से कितना ऊपर आपको वी आर मिल रहा है और 30 डिग्री से कितना नीचे आपको वी सी मिल रहा है, उस हिसाब से वी आर और वी सी जो है वो 90 डिग्री के फेज डिफरेंस में होना चाहिए। और है भी, ये 7 डिग्री है और ये 97 डिग्री है, तो फेज डिफरेंस तो 90 डिग्री हो ही गया। इसका मतलब सी आर सर्किट में भी जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है और जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है वो 90 डिग्री के फेज डिफरेंस में है, जैसा कि इंडक्टर और उसके अंदर भी होता है। इज इट ओके? सो आई गेस ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर हो गया, और आरसी सर्किट भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक कंसेप्ट जो कि एलसीआर सर्किट के लिए है। तो ये क्या कह रहा है, इन एलसीआर सर्किट देयर आर टोटल 5 फंक्शंस। एक तो हमने जो वोल्टेज अप्लाई करी है वो, एक करंट जो चलेगी वो, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। नाउ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट इन दीज फंक्शंस। पहला, वोल्टेज एंड करंट इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ फाई आएगा जिससे हम 10 फाई निकालेंगे। तो 10 फाई की वैल्यू यहाँ पे किसके थ्रू आती है,
टेन फाई की वैल्यू आती है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर, जहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि एक्सएल बड़ा है या एक्सी बड़ा है, डिपेंडिंग अपॉन की सर्किट में एक्सएल की वैल्यू ज्यादा है, एक्सी की वैल्यू ज्यादा है, कौन इसको ड्राइव कर रहा है। दूसरा वी आर यानी वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड करंट सेम फेज में होते हैं, मैंने पहले ही बताया। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर करंट से 90 डिग्री लैग करता है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर करंट से 90 डिग्री लीड करता है। और इन तीनों का जो वोल्टेज का सम है वो हर टाइम पर आपकी अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। लेकिन इसमें ध्यान रखना ये वेक्टर सम होगा, वेक्टर के थ्रू हम लोग इसको देखेंगे, यानी कि जब सम करेंगे तो फेज डिफरेंस भी उसके थ्रू काउंट करके फिर उसको सम करेंगे फेज डिफरेंस के थ्रू। इज दैट ओके? तो चलिए देखते हैं एलसीआर सर्किट। इस एलसीआर सर्किट के अंदर हमारे पास है 30 ओम रेजिस्टेंस और हमें कैपेसिटेंस दिया हुआ है 1 मिली फैरेड और हमें इंडक्टेंस दिया हुआ है 0.5 हेनरी। तो सबसे पहले तो भाई हमें एक्सएल एक्सी निकालना पड़ेगा। एक्सएल की वैल्यू क्या होती है बेटे? एल ओमेगा। एल हमारे पास कितना है? 1/2। ओमेगा हमारे पास कितना है? वो यहां से मिलेगा 100। तो ये आ गया बेटा 50 ओम। अब एक्सी देख लेते हैं। एक्सी होता है बेटा 1/c ओमेगा। तो यहाँ से हमारे पास सी कितना है? 1 मिली फैरेड। तो 1 मिली फैरेड के लिए 10 की पावर 3 ऊपर चला गया और ओमेगा कितना है? 100। तो ये आ गया 10 ओम। ठीक है। और आर दिया है 30 ओम। तो अब देखिए एक्सएल बड़ा है यहाँ पे एक्सी से, एक्सएल बड़ा है यहाँ पे एक्सी से, तो हम इम्पिडेंस कैसे देंगे? इम्पिडेंस देंगे एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर से बेटे, है ना। तो सबसे पहले इम्पिडेंस लिखते हैं। इम्पिडेंस की वैल्यू होगी एक्सएल माइनस एक्सी। एक्सएल है 50 माइनस एक्सी, एक्सी है 10 अपॉन में आर, आर कितना है? 30। तो ये बेटे आगे 40 बटे, अच्छा नहीं ये तो मैं फाई निकाल दिया, मुझे निकालना है एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये जेड गलत लिख दिया मैंने, आई एम सो सॉरी। एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, हमें तो जेड चाहिए ना, वो मैंने 10 फाई लिख दिया था। तो आर स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 30 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्लियरली दिख रहा है 40 30 50 आ जाएगा। तो ये आ गया 50 ओम। तो हमारे पास इम्पिडेंस आ गया है 50 ओम। अब हमें चाहिए क्या? 10 फाई। तो 10 फाई अभी 2 बार लिखा ही था मैंने। एक्सएल माइनस एक्सी जो कि आ रहा है 40 अपॉन में आर जो कि आ रहा है 30। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल गया कि फाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 4/3 यानी 53 डिग्री। तो हमें जेड पता चल गया, फाई पता चल गया। जैसे ही जेड पता चला आई नॉट पता चल गया। आई नॉट की वैल्यू क्या होती है? ई नॉट बाई जेड। ई नॉट कितना है? 200। जेड कितना है? 50। तो आई पता चल गया, आई नॉट कितना हो गया? 4 एम्पियर। अब यहाँ पे क्योंकि इंडक्टर ड्राइवन सर्किट है, इंडक्टर की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे करंट जो है वो क्या करने वाली है? लीड करने वाली है, लैग करने वाली है। वोल्टेज लैग करेगा, करंट वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगी। तो करंट को लैग करा देते हैं। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन साइन 100 t प्लस 30 डिग्री है, साथ में करंट लैग करने वाली है किससे? 53 डिग्री से, तो लैग करा दिया 53 से। तो आई की वैल्यू आ चुकी है 4 sin 100 t माइनस कितना हो जाएगा ये? 23 डिग्री। ठीक है, ये करंट आ गई। अब इस करंट को बेस मान करके हम सबके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेंगे। तो अब मुझे चाहिए वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। तो रजिस्टर होगा आई नॉट इंटू आर इंटू साइन, और करंट के सेम फेज में चलेगा, है ना। वी आर आई सेम फेज में चलते हैं। तो वी आर की वैल्यू होगी आई नॉट 4 है और आर कितना है हमारे पास? 30। तो 120 साइन 100 t माइनस 23 डिग्री, ये चलेगा सिंपल। अब मुझे चाहिए क्या बेटा? अब मुझे चाहिए वी एल और वी सी। तो वी एल देख लेते हैं। वी एल की वैल्यू क्या आएगी? आई नॉट एक्स एल इंटू में साइन 100 t माइनस 23 डिग्री। लेकिन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर करंट से क्या करेगा? लीड करेगा। वोल्टेज इंडक्टर इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, तो प्लस 90 डिग्री। तो वी एल की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट, आई नॉट है 4, एक्सएल कितना है? एक्सएल हमारे पास है 50 इंटू साइन 100 t और माइनस 23 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इसको जोड़ते रहना। वीसी की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट एक्स सी साइन 100 t माइनस 23 डिग्री। कैपेसिटर में करंट लीड करती है, वोल्टेज 90 डिग्री से लैग करेगा। तो वीसी की वैल्यू आ जाएगी कितनी? आई नॉट है 4, एक्सी कितना है? एक्सी है 10 इंटू साइन 100 माइनस 23 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो देखा, आसानी से आंसर आ गया। अब मैं अगर इसका फेजर डायग्राम बनाऊं, तो देखो फेजर डायग्राम बनाते हैं। अगर मैं बेस किसको ले लूं? करंट को बेस ले लेता हूं। करंट मेरे पास है
कितना 100 t-23 डिग्री, इसी को बेस मान लिया है। अब यहाँ से जो वी आर है वो तो इसी के साथ सेम फेज में है, तो वी आर ये रहा हमारे पास 120 डिग्री, सॉरी 120 एम्पियर। वी एल, वी एल इससे 90 डिग्री ऊपर है, तो वी एल ये रहा, वी एल की वैल्यू कितनी है 200 एम्पियर। और वी सी कितनी है 40, तो वी सी ये हो गया 40 और इससे 90 डिग्री नीचे है 40 एम्पियर। अब देख लो आप 200 और 40 फेज में कितना देगा 160, और ये कितना है 120, 120 और 160 का अगर हम लोग नेट वोल्टेज लेंगे तो 160 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारा ई आना चाहिए, ई नॉट देखो आ रहा है कि नहीं। ये 16 16 256 जीरो, और 12 12 144 जीरो, तो 144 सॉरी जीरो, तो दो जीरो से एक 10 पहले ही बाहर आ गया, और 144 और 256 400 का 20 बाहर आ जाएगा, तो 200 आ गया ना, और यही 200 हमारे पास था। देखो तो हमारा फेजर इसका मतलब हमने करेक्ट बनाया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा मतलब अगर आपको इसको सॉल्व करना मतलब समझ में आया है तो आपको फील आ जाएगी कि यार बेहतरीन तरीके से कितनी मक्खन की तरह एलसीआर सर्किट सॉल्व होता है। इसमें कोई डरने वाली कोई घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, मजा आ रहा है इस टॉपिक में, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक एसी सर्किट है जो कि अगेन एलसीआर सर्किट है, इसके अंदर वोल्टेज हमें दी हुई है 20 cos 2000 t। तो हमें ओमेगा पता चल गया बेटा, है ना, ओमेगा हमें पता चल गया, हमें वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग पता करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सएल हमारे पास क्या है। तो एक्सएल की वैल्यू जो होगी बेटा एल ओमेगा, एल कितना है 5 मिली हेनरी, तो 5 × 10⁻³ इंटू ओमेगा हमारे पास है 2 × 10⁻³ तो ये आ गया 10 ओम। अब हमें चाहिए एक्सी, एक्सी की वैल्यू होगी 1/c ओमेगा, सो 1/c, सी की वैल्यू कितनी है बेटा 50 माइक्रोफेरेड 10⁶ लिख लेते हैं ऊपर, और ओमेगा कितना होगा 2 × 10⁻³ तो 10⁻³ यहाँ से गया 4, यहाँ से बचा 2 यानी कि 100, तो 5 दूनी 10 से 10 कटेगा तो 10 यहाँ पे फिर बचेगा 10 ओम। तो अगर हम जेड देखें तो जेड हमारे पास कितना आएगा एक्सएल माइनस एक्सी, तो एक्सएल माइनस एक्सी तो यहाँ पे जीरो हो रहा है बेटा। जब एक्सएल माइनस एक्सी जीरो होता है तो हमें पता है यहाँ पर जो है रेजोनेंस की कंडीशन हो जाती है। किसकी कंडीशन हो जाती है रेजोनेंस की। और अगर एक्सएल माइनस एक्सी जीरो है तो इसका मतलब सर्किट का पूरा जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, इम्पीडेंस है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। और सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर इसके पास ये 4 ओम भी है और ये 6 ओम भी है ना। इसका मतलब यहाँ पर जो इम्पीडेंस होने वाला है वो होने वाला है 6 + 4 यानी कि 10 ओम। ठीक है, तो अब हमें चाहिए क्या रीडिंग ऑफ एमीटर। एमीटर यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेगा, तो रूट मीन स्क्वायर होगा वी आर एम एस बाई जेड। वी आर एम एस के लिए हमें चाहिए E0/√2, तो 20/√2 अपॉन जेड। जेड कितना है बेटे 10, तो ये कितना आ जाएगा √2 यानी कि 1.4 एम्पियर। तो ये तो हमारे पास आ गया 1.4 एम्पियर। अगर हमें वोल्ट मीटर की रीडिंग चाहिए तो वोल्ट मीटर की रीडिंग इन दोनों के अक्रॉस लगी है। इन दोनों में कौन कौन है एक्सएल और एक्सी, है ना। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज जाएगी वो कितनी जाएगी हमारे पास, तो वो जाएगी बेटा रेजिस्टेंस इनटू आईआरएमएस। यहाँ पर इस ब्रांच का रेजिस्टेंस जो है एक्सी और एक्सएल के अलावा वो 4 ओम है, तो 4 ओम अगर है यहाँ पर तो हमारे पास जाएगा 4 इंटू आईआरएमएस कितना है 1.4, तो अराउंड 5.6 वोल्ट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं ये हमारी रेजोनेंस की कंडीशन है। अगर आपको इस टॉपिक पे एसी पे और 4-5 क्वेश्चन चाहिए जिसमें और भी जो टॉपिक्स कवर हो रहे हो तो आप बताइए और कौन कौन से टॉपिक्स कवर करते हुए क्वेश्चंस चाहिए और आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें